ठीक है। नाउ the wavelength associated with electron and other subatomic particles are very small, of small masses can be experimentally determined। ठीक है, तो अगर मास बहुत कम होगा तो हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, अदरवाइज नहीं। किस फॉर्मूले से निकालना है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एम इंटू वी, और यहां से आप निकाल सकते हैं दिस वन। इट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द टू फंडामेंटल पार्ट इक्वेशन। ये इक्वेट कर दीजिए बेटा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एच न्यू। इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दें, लिख दें, तो आपको ये इक्वेशन दिख जाएगी। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एच न्यू। यहां से ये चीज प्रूफ होके आ जाएगी। मैं लिख के दिखा देता हूं, कईयों को वैसे नहीं समझ में आता, क्योंकि हाँ बेटा लिख के दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। बेटा आपको मालूम है ना, ये हमने पढ़ा था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन होता है। और एक बच्चों होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमने पढ़ लिया है प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। और अब हमने कहा एच न्यू की जगह एच सी अपॉन लैम्डा कर दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में एनर्जीज कही है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं। ये कहां से आया ये बताया जा रहा है यहाँ पे, एच सी अपॉन लैम्डा। एक सी से सी कैंसिल कर दें, इंटरचेंज करके लिखें, तो ये आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। और इस सी की जगह जो भी उस समय की एक्चुअल वेलोसिटी पार्टिकल की है वो लिख दें, तो ये आ जाएगा एच अपॉन एम इंटू वी। ठीक है, अब पूछो बेटा, जो भी बच्चा पूछ रहा था मैंने जानबूझ के रोक दिया था, अब पूछिए। समझ में आ गया? 1 टाइप करो, नहीं आया 2 टाइप करो, फिर मैं खुद पूछ लूंगा आपसे फास्ट। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। तो बेसिकली डी ब्रॉगली रिलेशनशिप में क्या कहा गया है? डी ब्रॉगली रिलेशनशिप में हमने कहा गया है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और यहां पार्टिकल नेचर से पार्टिकल के अंदर वेव नेचर लाए गए, तो लैम्डा इज दिस, E इक्वल्स टू आइंस्टाइन की mc स्क्वायर इक्वेशन, और ये प्लैंक क्वांटम इक्वेशन एच न्यू अपॉन लैम्डा, इन्हें इक्वेट करके ये आया है। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर एंगुलर मोमेंटम से देखना चाहेंगे, ये भी अगला टॉपिक है, ये भी मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट, इसके न्यूमेरिकल आपको भेज भी दिए होंगे एक दो, बाकी बुक में भी हैं, मैं आपको कल और न्यूमेरिकल इसके भेज देता हूं, जनरल न्यूमेरिकल होते हैं। अगला हेडिंग हमारा है ऐसे शॉर्ट हेडिंग, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है बच्चों? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वैसे तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं शायद, एरर्स, अनसर्टेनिटी, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट नाउ केमिस्ट्री में क्या कहना चाहते हैं? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? वी आर नॉट श्योर, नॉट एक्यूरेट। जहां जहां हमारे पास श्योरिटी नहीं होती, हमें एरर फील होती है, वहां हम अनसर्टेन वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसे शॉर्ट में, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो HUP कह देंगे, कि हम कहेंगे HUP यहाँ फेवर है, फॉलोड है, यहाँ नहीं है, ऐसे बोलेंगे। तो बेटा HUP में कहा क्या गया है? इन्होंने कहा है यार देखो, वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल एक रेगुलर या वेल डिफाइंड पोजीशन एक प्लेस पे होता है। अगर चौक है, फेंक के मारी गई, तो एट ए टाइम एक ही के लगेगी, और उस समय कोई दूसरी चीज वहां नहीं आ सकती। अगर ये मार्कर या पेन, व्हाटएवर यू कैन से, ये यहाँ पे रखा है, तो इसके कांटेक्ट पे कोई और नहीं आएगा, ये पार्टिकल है। और वेव एट ए टाइम पे कई जगह से आ सकती है। गाना सुनते हैं हम, तो ऑब्वियसली गाने की आवाज भी आती है, सिंगर की भी, ढोल नगाड़ों की भी आती है। वो सबके ऑब्जेक्ट के सोर्स अलग अलग थे, फिर भी सारी वेव एक साथ हम सुन रहे हैं, अलग अलग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। यानी वेव में सुपर इम्पोजिशन होता है, पार्टिकल में नहीं होता। मतलब पार्टिकल और वेव दो अलग नेचर है। ठीक है, तो जब ये दो अलग नेचर हैं, तो जब पार्टिकल मूव किया वो वेव में आ गया, और वेव डीलोकलाइज है, एट ए टाइम कई जगह है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा इसका मतलब, हम अगर कोई भी सब एटॉमिक चीज है, याद रखना सब एटॉमिक मतलब वेरी माइन्यूट,
कोई भी सब एटॉमिक चीज है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन वो कहां पे है और एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। मतलब अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मोशन में चल रहा है तो मोशन में आते ही उसके अंदर वेव नेचर आ गया होगा। अब उसके अंदर पार्टिकल और वेव दोनों नेचर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके स्पीड पे। तो उसने कहा अगर वेव नेचर आ गया तो तुम पोजीशन तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि वेव डीलोकलाइज होती है, तो तुम पोजीशन कैसे बताओगे। और अगर तुमने पोजीशन सही बता दी इसका मतलब वो वेव नेचर तुम खा गए, इसका मतलब तुमने वेवलेंथ गलत बताई होगी। आई मीन टू से उसका वेव नेचर गलत बताया होगा। तो उन्होंने यहां से ये दो वर्ड यूज किए, एक पोजीशन और एक मोमेंटम, और उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी या इनएक्यूरेसी या एरर इन पोजीशन अगर आपकी डेल्टा एक्स है, अगर आप अनश्योर हो डेल्टा एक्स एरर आपको लग रही है पोजीशन में है और डेल्टा पी एरर आपको लग रही है मोमेंटम में है, ठीक है, तो गारंटेड ये जो मल्टीपल आएगा ये एटलीस्ट h/4 पाई तो आएगा ही आएगा, कम से कम इतना जरूर आएगा, और इससे ज्यादा भी आ सकता है, एटलीस्ट इतना आएगा और नहीं तो इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो क्या कहने का मतलब है इनका, what Heisenberg wants to say, basically he is saying that the particle and wave, two natures are there for subatomic things, subatomic के लिए दो है, and if a subatomic particle is in motion then simultaneously we can't find both behavior together, that means the position and momentum, and if we are accurate in this, अगर हमारा accuracy level इसमें ज्यादा है then guaranteed our inaccuracy in this is more, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट है ना, तो अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, ये ज्यादा है तो ये कम है, गारंटी। अब इसको और कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझे कि कहना क्या चाह रहे हो, सरल भाषा में बोलो कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली या आज ऐसी कोई मशीन बन गई है क्या जो 1700-1800 में जो हाइजेनबर्ग ने कहा उससे ज्यादा इवॉल्व थी, या 1900 में जो भी है, तो आज भी ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हाइजेनबर्ग से ज्यादा एक्यूरेटली बता पाए। एक्चुअली क्या है, हम ये कैमरा लगाए बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, हमने लाइट डाली, भैया लाइट डालोगे तभी तो दिखेगी रिफ्लेक्टेड रे से, हमने लाइट डाली इलेक्ट्रॉन पे, रिफ्लेक्ट हुई रे, फिर हमें दिखा। तो जरा सच बताना, सोच के बताना, तुमने जो देखा वो असलियत में इलेक्ट्रॉन का अपना असली मूवमेंट देखा या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोटोन टकरा गया और उसके बाद का रिजल्टेंट देखा। आपने क्या देखा, असलियत में प्योर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा या इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन के इंटरेक्शन के बाद देखा। तो इसका मतलब हम वही चीजें देखते हैं जब लाइट डलती है, और लाइट आपको मालूम है उसकी एक अपनी वेवलेंथ है और उसका अपना एक इंपैक्ट है, और इस छोटे से इलेक्ट्रॉन के लिए ये फोटोन भी सुनामी होते हैं, ये फोटोन भी इफेक्ट रखते हैं। तो जब इनका इंपैक्ट हो गया, अब तुम्हें दिख रहा है इसका पास, तो जब तुम्हें इसका पास इनके इंपैक्ट के बाद दिख रहा है तो एक्चुअली में 100% ओरिजिनली तुम इलेक्ट्रॉन का पास नहीं देख रहे हो, अब तुम इन दोनों का रिजल्टेंट देख रहे हो, जो भी कुछ तुम्हें दिखा वो रिजल्टेंट दिखा। और आज भी देखने का हमारा तरीका वही है, लाइट डालते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब होती है, तब हमें दिखता है। इसलिए ये थ्योरी आज भी वैलिड है, आज भी, क्योंकि ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो प्रिंसिपल आज भी नहीं कटे हैं। इज इट क्लियर? आज भी हमने ऐसी कोई बहुत बढ़िया टेक्निक नहीं निकाली है कि वो विजिबल लाइट के बिना चीजों को आइडेंटिफाई या एक्चुअल बता दे, ठीक है। आइडेंटिफाई तो हो जाती हैं इंफ्रारेड रेज इन सबसे, लेकिन एक्चुअल नहीं बताती, जो विजिबिलिटी है, कलर है, ये सब है, वो सिर्फ विजिबल लाइट ही बताती है। इसलिए ये थ्योरी आज भी चल रही है। तो हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, जरा याद रखना, इसमें ये कहा गया है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इनका मल्टीपल,
ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 आएगा। बेटा एक्चुअली में मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास में तो कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं होती, तो जो भी अनसर्टेनिटी होती है वो वेलोसिटी से होती है। तो ये थ्योरी कहना चाहती है कि जो पोजीशन है और जो वेलोसिटी है, इन दोनों को हम एक साथ एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर हमने पोजीशन बता दी एग्जैक्ट सही, इसका मतलब हमने पार्टिकल रोक दिया है, वेव नेचर खत्म कर दिया है, तभी तो पोजीशन बताइए। और अगर पार्टिकल रोक दिया है तो वेलोसिटी तो जीरो कर दी, तो मूवमेंट कहां आया? इज इट क्लियर? क्योंकि ये थ्योरी है कि एनी सब एटॉमिक पार्टिकल इन मोशन। तो अगर हम पोजीशन में 100% एक्यूरेट हैं तो वेलोसिटी में 100% इनएक्यूरेट या गलत है। इसका उल्टा, अगर हम वेलोसिटी में एक्यूरेट हैं, दैट मीन्स हम कह रहे हैं ये इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो यानी उसमें वेव नेचर पूरी तरीके से आप बता रहे हो। और अगर वेव नेचर है तो वेव तो स्प्रेड होती है, स्प्रेड होती है मतलब उसका पार्टिकल नेचर आपने बिल्कुल गलत बताया है, तो उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो उन्होंने कहा दोनों में गलतियां कुछ ना कुछ होंगी, इसमें कम इसमें ज्यादा, इसमें कम तो इसमें ज्यादा, इन दोनों का मल्टीपल कम से कम h/4 तो रहेगा। तो इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, इक्वल टू करके आपको सॉल्व करने होंगे, या इक्वल टू आने के बाद आप सॉल्व करने का कह सकते हैं भाई मिनिमम मिस्टेक इतने की है, इससे ज्यादा की एरर होगी। इज इट क्लियर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए। ओके हाँ वर्धन बेटा पूछो जल्दी से, फास्ट। सर क्लियर नहीं है ये बिल्कुल भी। क्या चीज नहीं समझ में आई? जल्दी बोलो, अभी आपको क्या क्या समझ में आया? सर स्टार्टिंग से पोजीशन और मोमेंटम आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्लियर नहीं है थोड़ा। यस बेटा, बेसिकली कह क्या रहा है, ये थ्योरी कह क्या रही है, अगर हम पीछे से थोड़ा कनेक्ट करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। हमने पीछे क्या पढ़ा? बोर मॉडल पढ़ा, फिर हम बोर के बाद क्या पे आए? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने एक नई चरस बो दी थी। कौन सी चरस थी इसकी? डी ब्रॉगली ने कहा था अरे भाई जो पार्टिकल है ना वो पार्टिकल भी वेव रखते हैं, ठीक है? अब ये दिमाग में रखना, पार्टिकल वेव नेचर रखते हैं, उस वेव को कहते हैं पार्टिकल वेव, लेकिन वो पार्टिकल से कभी डिटैच नहीं होती। जब पार्टिकल मोशन में होते हैं तो वेव आ जाती है, और जैसे रुकते हैं वो वेव रुक जाती है। तो पार्टिकल के अंदर वेव नेचर है। तो ये कंसेप्ट एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है जो जनरली दिमाग में डायरेक्ट नहीं आता। हाइजेनबर्ग ने इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया है। उसने क्या कहा है कि ये सही कह रहे हैं कि पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होता है, और जब वो पार्टिकल मूव कर रहा होता है और वो वेव में चेंज हो रहा होता है या हो गया होता है, तो दोनों नेचर साथ में है। कौन कौन से दोनों नेचर? पार्टिकल भी है और वेव भी है। अच्छा, पार्टिकल की हम लोकेशन एग्जैक्ट बता सकते हैं, ठीक है? पार्टिकल क्योंकि स्पेसिफाइड होता है एक टाइम पे कहां होगा, लेकिन वेव स्पेसिफाइड नहीं होती। जैसे अगर कोई चीज मैं बोल रहा हूं वो सभी लोग सुन रहे होंगे वहां जितने होंगे, तो अगर सभी लोग सुन रहे होंगे तो अगर सोचो कि हवा में वो वर्ड इस समय कहां है, तो भैया वो तो सबके कानों तक पहुंच गया ना। तो वेव लोकेलाइज नहीं है, वेव डी लोकेलाइज है, लेकिन पार्टिकल लोकेलाइज है। अब हम कह रहे हैं पार्टिकल के अंदर वेव नेचर है, या जब भी कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है, और वेव की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं आती। और जब वेव की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी या हम गलती कर रहे हैं, किसमें? पोजीशन में। और कुछ ना कुछ हम गलती करेंगे किसमें? मोमेंटम में भी। क्यों? क्योंकि ये दो उल्टी चीजें एक साथ चल रही हैं। कौन कौन सी? पार्टिकल और वेव। और इनका जो मिस्टेक है या एरर है, कम से कम भी अगर होगी तो h/4 होगी, नहीं तो इससे ज्यादा की भी एरर करेंगे। अब ये h/4 वैल्यू कहां से आई? वो इनकी मैथमेटिक्स है, हम उसमें नहीं एंटर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल ही अलग है, ठीक है? तो अभी हमें क्या समझना है कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होने की वजह से कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स कह लीजिए, कहीं ना कहीं एरर्स आ रही हैं, और वो एरर्स कितनी आ रही। अब एक्चुअली में बोर जो कह रहे थे वो फेल हो गया है, इनके आने से बोर फेल हो गया। यहां से आपको शायद समझ में आ जाए बोर कैसे फेल हो गया। भैया बोर ने कहा कि सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। हाइजेनबर्ग ने कहा यार तुम्हें पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं है,
तुम ट्रेजेक्ट्री कैसे सर्कुलर बता सकते हो? तुमने कैसे देख लिया कि ये सर्कुलर चलेगा? और जब तुमने देखा ये सर्कुलर चलेगा तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मोशन देखा ही नहीं, तुमने तो इलेक्ट्रॉन और लाइट का इंपैक्ट का मोशन देखा है। तो ये प्रूव करता है कि सर्कुलर, क्योंकि जो चीज छोटे में है जिसमें वेव पार्टिकल दोनों हैं, वो एक्चुअल पाथ उसका हो ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकते, क्योंकि वेव और पार्टिकल दोनों का पाथ बताना पड़ेगा, जैसे ये आज की तारीख में माना जाता है। और बोर को 100% गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भले ही वो वेव मानी जाती है, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने अभी डार्क किए ना, यहां पे ही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कही गई है आज भी। मतलब ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन इस लाइन के इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, लेकिन 99% या 90s में वो यहीं मिलेगा जो बोर ने रेडियस बताया था। बट बोर फेल क्यों हो गए? क्योंकि तुमने सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कैसे बता दी। हाइजेनबर्ग तो कह रहा है आप ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते, किसी की पोजीशन ही नहीं बता सकते एग्जैक्ट, तो ट्रेजेक्ट्री में कैसे बताएंगे? हर जगह इनएक्यूरेसी होगी उसके हिसाब से। तो इसीलिए बोर कहते हैं नॉट इन अकॉर्डेंस विद HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट बेटा, ये जो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, इसका डेली लाइफ में कोई रिलेशन नहीं। डेली लाइफ में आप जितने ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं वो मैसिव बॉडी होती हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है। ऑब्वियसली उनकी पार्टिकल वेव बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, और जब पार्टिकल वेव है ही नहीं वहां, तो वहां वेव नेचर है ही नहीं। इसलिए हाइजेनबर्ग का डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और एक मजाक पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में या ABC में या साइड बुक में, कि एक अंधेरे कमरे में चूहा टहल रहा था, टॉर्च मारते ही चूहे ने पाथ बदल दिया। तो टॉर्च मारते ही पाथ बदल दिया, क्या इसमें हाइजेनबर्ग लगेगा? तो आंसर है नहीं भैया, वो टॉर्च की एनर्जी या फोटोन टॉर्च के जो उससे टकराए उससे थोड़ी उसका पाथ बदला, वो तो अपने नेचर की वजह से पाथ बदल रहा है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा हो और आप लाइट डाल दें इस पे, तो अब इस इलेक्ट्रॉन का पाथ बदल जाता है लाइट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है और लाइट के फोटोन जब टकराएंगे तो इंपैक्ट बहुत होगा, इसलिए पाथ बदलेगा। हाँ बेटा वर्धन, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर, पोजीशन वाला क्लियर है, बट वेलोसिटी का थोड़ा क्लियर है, अब ज्यादा क्लियर नहीं है। एक एक करके दोनों कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, वेलोसिटी भी समझ आ देंगे। ठीक है, अभी एक तो क्लियर हुआ ना पोजीशन के लिए क्या कह रहे हैं, अब वेलोसिटी पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 100% कंसिडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही है, वेव नेचर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली गलती है। पार्टिकल है तो रुका हुआ देखा होगा कहीं, यहां है पार्टिकल, रोक के देख लिया। जब मैंने उसे रोक दिया एकदम, तो भैया जब रोक दिया वो चल ही नहीं रहा, तो उसकी वेलोसिटी तो एकदम गलत आ रही, उसकी वेलोसिटी 0 आ रही है, जबकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहाँ 100% मिस्टेक हुई। तो ये कहा गया कि एक में मिस्टेक कम है तो दूसरे में मिस्टेक ज्यादा है। एक 100% एक्यूरेट है तो दूसरा 100% इनएक्यूरेट है। आपने वेलोसिटी एकदम सही कैलकुलेट कर ली 100%, तो इसका मतलब वो मोशन में आ गया है, तभी तो वेलोसिटी आई। और अगर वो मोशन में है तो वेव है, और वेव है तो पोजीशन गलत है, क्योंकि वेव की एक जगह पोजीशन नहीं होती, वेव तो स्कैटर्ड होती। ये तो इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स करके ये निकाला कि इन दोनों का मल्टीपल इतना आएगा। इससे एक बात और प्रूफ करके दिखाई थी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इससे प्रूफ हो जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। वो अभी प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं आपको कैसे। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल सही है, और ये सपोज ये रहा न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस का ऑर्डर जो रदरफोर्ड के टाइम से चला आ रहा है वो ये है कि न्यूक्लियस का साइज नियरली 10⁻⁻15 होता है। अच्छा, और अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू H/4 पाई, ठीक है, तो जो मैक्सिमम मिस्टेक हो सकती है वो कितनी हो सकती है? मतलब यहां न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है और मैं देखना चाहता हूं वो कहां पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो भी रही है, थोड़ी बहुत एरर, लेकिन मैं कह रहा हूं मैक्सिमम एरर वो कितनी हो सकती है? इतने की, इससे ज्यादा की एरर तो नहीं हो सकती। कॉमन सेंस, क्योंकि साइज ही इतना। फिर से सोच लेना क्या कह रहा हूं। अगर मैंने किसी आदमी को कुछ पैसे देने हैं, मान लो मैंने उसे 100 की एक गड्डी दी, 100 रुपीज के 100 नोट है, मैंने कहा काउंट करो, कभी कह रहा 99 है, कभी कह रहा 98 है, कभी कह रहा 100 समथिंग लाइक दिस।
तो अगर 100 की गड्डी दी है तो भैया 1 नोट 2 नोट 4 नोटों में गलती होगी। चलो मैं कह रहा हूं मैक्सिमम गलती की, मैक्सिमम 100 से ज्यादा की गलती नहीं होगी, क्योंकि भाई 100 नोट देने थे, मैंने खाली पैकेट पकड़ा दिया। तो मैक्सिमम गलती तो किसकी मानी जाएगी? 100 की, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैंने इसमें मैक्सिमम एरर ले लिया है तो इसका एरर मिनिमम आएगा। आ रहा है समझ? क्योंकि एक चीज मैक्सिमम है तो दूसरी चीज मिनिमम आएगी। अब जरा ये वाली वैल्यू पुटअप करके देखो, मैक्सिमम एरर और मिनिमम एरर की वैल्यू पुटअप करके देखो। तो ये आ रहा है 10 की पावर -15, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, मिनिमम एरर इन वेलोसिटी आ रही है, ये मिनिमम आ रही है, इक्वल टू h की वैल्यू ये, और बेटा 4 पाई की वैल्यू ये, ठीक है, 4 इंटू 3.14। और यहां से डेल्टा वी जरा आप सॉल्व करके देखिए, ये मिनिमम एरर इन वेलोसिटी आएगी। जरा चेक करते हैं, रैंडम चेक कर रहे हैं। 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 3 4 जा 12, तो 12.14 4 टाइम्स 56, इधर से इसे भी लिया 9.1 10 की पावर -31, और क्या है 10 की पावर -15 सॉरी बेटा। अब जब आप इसे सॉल्व करके जरा सा देखिए, मैं खाली 10 की पावर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 31 प्लस 15 46 में से 34 गया तो 10 की पावर 12 आ रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर और हो गया तो 10 की पावर 11 में आंसर आता है, या 10 की पावर 10 में। जब आप इसे एग्जैक्ट करेंगे तो मिनिमम एरर इन वेलोसिटी आ रहा है 10 की पावर 10, और वेलोसिटी मैक्सिमम इतनी होती है लाइट की। लाइट की वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा जो है वो इतनी है, और यहां एरर इतने की है जो कि मिनिमम एरर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? फिर सोचो, ये एनालाइज समझने वाला पॉइंट है, इसको कोई लैंग्वेज में नहीं है, समझो इसे क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत तेज भी अगर चल रहा है, मैं कह रहा हूं, तो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मिनिमम एरर, मतलब उसकी जो वेलोसिटी की मिनिमम एरर है वो इतनी होगी। मतलब इतनी तो वो एरर बता रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। माइक ऑफ हो गया आपका सर, माइक ऑफ हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब इन दो टॉपिक के आप क्वेश्चंस करेंगे। कौन कौन से दो टॉपिक के? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सेकंड इज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। इनके क्वेश्चंस करके रखेंगे और दिमाग में रखेंगे इसमें पार्टिकल नेचर के अंदर वेव नेचर है, बस इसे याद रखना। ओके बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय।